गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों से निवेदन है आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, करुणा कुमारी, अरमान अंसारी, आरती मिश्रा, जी हाँ, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है। तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, नमस्ते नमस्ते नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी लोग आ जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि कल हमने पेपर आपका F9 का लगभग मैंने देखा है तो आपका पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। उसमें यूनिट 1 में अब उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो जैसे हम उसका यूनिट 2 शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको जो है बचे हुए अगर कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका F9 जो आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है वो भी आपका जो है क्या है, समाप्त हो चुका है। यानी मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि F1 से लेकर आपका F9 पेपर जो है इसका यूनिट 1 जो है आपका खत्म हो चुका है। यूनिट 1 जो है आपका इंड है। आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा 7 बजे वाले लाइव क्लास में, बोर्ड PDF भी आपको मिल जाएंगे। और आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग जो है पेपर शुरू करने वाले हैं आपका F10 पेपर, आपका F10 शुरू करेंगे जहां पर इसकी शुरुआत होगी यूनिट 1 से और बेहतर तरीके से बातों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर पीछे वाला छूट गया है तो आप उसको डेली लाइफ में क्या करें, एक दो वीडियो देखकर उसको कवर कीजिए। समझ गए? एक दो देखकर कवर कीजिए। देखिए, जिनका भी क्लास अगर पीछे छूट गया है तो वहां जाइए, उसको देखिए, आपको वीडियो वहां पर उपलब्ध है, उसको देखकर आप उसको रिवीजन कीजिए, देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब आज से असाइनमेंट के ऊपर इस संडे से पहले आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, F9 का PDF आज डला दिया जाएगा। कल आपको सुबह, आज क्लास खत्म होने के बाद मैं डलवा देता हूं। और असाइनमेंट वगैरह भाईबा को लेकर हम बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो ला रहे हैं जहां पर बेहतर तरीके से आपको नजर आएगा चीजें। समझ गए? मेरे प्यारे बच्चे, हम बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कॉलेज आपको बनाने के लिए दे रहा है ना, हम आज नहीं तो कल आपको कंफर्म बता देंगे। हम पहले उसका PDF निकलवाते हैं। अब इतना सारा PDF रहता है ना जो गुम हो जाता है, तो थोड़ा सा जो भी PDF है उसको अरेंज करके आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको टेंशन नहीं होना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, F9 का डला जाएगा। आज हम जो पेपर शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, F10 की शुरुआत करेंगे। और ये F10 के जो पेपर है वो क्या है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो इस पेपर का नाम आपका जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र इस पेपर का नाम है। शिक्षण जो है मेरे प्यारे बच्चे, शास्त्र, ये आपका पेपर है। अब यहां पर एक एक चीजों को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग अपना 10 रुपए वाला 12 को कॉपी रख लीजिए और आपको वहां पर आप देख लीजिए, आप नोट्स बनाते रहिए, आपको बन जाएगा। नहीं भी बना पा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 रुपए वाला जो पेज आता है व्हाइट पेज, यूनिट वाइज आप लिखिए ना, एक रफ कॉपी में लिख लीजिए, बाद में फेयर करने के लिए एक रुपए वाला जो पेज आता है A4 साइज 2-4 पन्ना में, तो आपका एक यूनिट का बन जाएगा। शॉर्ट नोट्स जो बेहतर नोट्स बनेंगे उसे आप लिख सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए, सारे विषय हम ही को पढ़ाना है और बेहतर तरीके से हम पूरा प्रयास करते हैं, एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए? ऑलरेडी आपके लिए किताब का PDF अपलोड है, ऑलरेडी आपको टाइपिंग नोट्स उपलब्ध है, ऑलरेडी आपका ये बोर्ड PDF उपलब्ध है, ऑलरेडी आपको वीडियो उपलब्ध है। अब आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ी सी समस्या तो आपको झेलनी पड़ेगी और थोड़ा सा मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब बात थोड़ा बंद करते हैं। F8 और F9 का सब अरेंज हो जाएगा, 7 बजे वाले लाइव क्लास में देख लीजिए ना, सब अरेंज करवा दिया जाएगा। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इस पेपर की शुरुआत करने से पहले पेपर का जो नाम है इसके मतलब को समझेंगे कि आखिर जो ये पर्यावरण अध्ययन है ये क्या है।
समझ गए। अब सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर पर्यावरण के बारे में जानेंगे, फिर अध्ययन के बारे में जानेंगे, और फिर यहाँ पर हम लोग जो है शिक्षण शास्त्र के बारे में जानेंगे। अब ये 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण का मतलब समझेंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि आखिरकार पर्यावरण का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर लिखेगा कि पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने चारों ओर की आवरण, यानी अपने चारों ओर उपस्थित चीजें, अपने चारों ओर उपस्थित चीजें। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने चारों तरफ की आवरण, यानी अपने चारों तरफ उपस्थित चीजें। यानी अगर हम यहां पर खड़े हैं या आप समाज में रहते हैं, तो जहां पर रहते हैं और अपने रहने के स्थान के इर्द गिर्द चारों तरफ जो चीजें आप देखते हैं वो आपका पर्यावरण कहलाता है, वो आपका पर्यावरण कहलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और ये क्या बना हुआ है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पर्यावरण है, और ये आपको मिलकर बना किससे है, तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, समझ गए, परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अपने चारों ओर का आवरण, यानी कि अपने चारों ओर उपस्थित चीजें। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं पहाड़, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, नदी तालाब, नदी तालाब आदि, ये सारी बातें आप यहां पर लिख सकते हैं। जी हाँ, रुतवी शर्मा आपका कमेंट आता है मेरे प्यारे बच्चे, वफा, रुतवी शर्मा, लक्ष्मी कुमारी, सबका आ रहा है कमेंट, आप परेशान मत हुइए, कमेंट के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं ज्यादातर, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो हम आपको देख लेंगे, नहीं तो कमेंट मैं कम देखता हूं, क्योंकि कमेंट ऐसे ऐसे होता है ना, सपना कुमारी, सपना सिंह, निशा, वफा, रुतवी, अभी, सबका कमेंट ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे करते रहता है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, पर्यावरण समझ गए कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने चारों ओर की आवरण, यानी अपने चारों ओर उपस्थित चीजें, जिसी को हम पर्यावरण कहते हैं, जहां पर पहाड़, पेड़ पौधे, नदी तालाब आदि हमारे आसपास जो है क्या होते हैं। जी हां, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, नूर फातिमा, मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके जो भी दिक्कत है ना, हम आपको संडे का एक सेशन रखेंगे, संडे के दिन हम आएंगे, और उस दिन आपके जितने भी सवाल रहेंगे ना, उन सारे सवालों को हम ले लेंगे, आप परेशान मत होइए, समझ गए, थोड़ा सा कमेंट को ध्यान रखिए। अब हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप सही लिखे हैं और लिखते रहिए, कोई बात नहीं है, लिखने का तभी प्रैक्टिस होगा। अब आप लोग बीच में इतना सारा सवाल पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब स्पॉट एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन आने दीजिए, बताया जाएगा, मनीष कुमार जी, मनीषा कुमारी, बताया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण समझ गए। अध्ययन का मतलब देखिएगा यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, अध्ययन का मतलब क्या होता है आप सभी लोगों को पता है। अध्ययन का मतलब होता है, अध्ययन का मतलब होता है उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना और पढ़ना, जानना एवं पढ़ना। साथ ही साथ शिक्षण शास्त्र कहने का मतलब होता है कि हमें जो है पर्यावरण का, यहां पर लिखेगा शिक्षण शास्त्र का तात्पर्य होता है कि हमें पर्यावरण एवं
अन्य विषयों को कैसे पढ़ाना है तथा क्यों पढ़ाना है। यानी कि शिक्षण शास्त्र जो है हमें सिखाता है कि आखिरकार हम बच्चों को ये चीजें पढ़ा रहे हैं, ये चीजें सिखा रहे हैं तो क्यों सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर जानना है। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। ये बातें आप समझ गए कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र क्या होता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, अध्ययन का मतलब क्या होता है, शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या होता है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग जो है अपने पॉइंट के ऊपर चलेंगे और हम लोग जो है अपने चीजों को समझेंगे। तो यहां पर अब अपने पॉइंट को लिखेंगे और पॉइंट में आपको पढ़ना क्या है तो वो मैं आपको बता दूं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। समझ गए? तो आप इसमें आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपको हम लिखवा दें, यहां पर लिखिएगा पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण जो है विषय है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास उपस्थित संपूर्ण चीजों जैसे पेड़ पौधे, नदी तालाब, पर्वत पठार तथा सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज आदि चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। हाँ बाबू, रुतवी शर्मा आपका कमेंट शो करता है। क्लियर है? आप परेशान मत होइए, रुतवी कुमारी आपका कमेंट शो करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत अपने आसपास उपस्थित संपूर्ण चीजें जैसे पेड़ पौधे, नदी तालाब, पर्वत पठार, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज आदि चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन संपूर्ण विषयों का अध्ययन है क्योंकि इसमें विभिन्न विषय सम्मिलित होते हैं। ये बातें आपको पता है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है संपूर्ण विषयों का आपका अध्ययन कहलाता है क्योंकि इसमें विभिन्न विषय जो होते हैं शामिल होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? यानी कहने का मतलब है कि जो ये हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसमें क्या है कि एक से अधिक विषय होते हैं। अगर हम ईवीएस की बात कर ले, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं। इसमें आपका जो है ईवीएस भी होता है, इसमें आपका साइंस भी होता है, इसमें आपका जीके भी होता है, इसमें आपका गणित भी होता है। यानी देखा जाए तो इन्वायरमेंटल स्टडी की बात कर लेंगे तो यह एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे विषयों को संग्रहित की जाती है, यानी कि शामिल की जाती है
आप ईवीएस पढ़िएगा तो वहां पर आपको साइंस मिलेगा, बहुत जगह आपको इतिहास मिल जाएगा, बहुत जगह जीके मिल जाएगा, बहुत जगह कैलकुलेटिव गणित भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होते हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपका मिला होता है, जुला होता है। क्लियर है। अब यहां पर एक नोट पॉइंट में आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक यहां पर आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा ताकि आपको किसी तरह की कहीं दिक्कत नहीं हो। आप लिखिएगा यह विषय बच्चों को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ता है तथा पर्यावरण व प्रकृति के प्रति प्रेरित करता है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो पर्यावरण अध्ययन है यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विषय शामिल होते हैं। साथ ही साथ यह विषय बच्चों को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ता है तथा पर्यावरण व प्रकृति के प्रति प्रेरित करता है। इसी को हम लोग जो है पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। क्लियर है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? मुझे आप लोग बता दीजिएगा। चलिए आप लोग अपना बातचीत बंद कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये बातें समझ गए। अब हम लोग जो है एक पर्यावरण को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहां पर आप पर्यावरण लिखिएगा और अगर आपको इसके बारे में डायग्राम पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे तो आप एक ग्लोब बना लीजिएगा ऐसे। अगर एक आप ग्लोब बना लेते हैं इस टाइप का तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा घर है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा घर है। और घर के चारों तरफ अगर जो भी चीजें उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीजें आपको उपस्थित है, मान लीजिए कि यहां पर आपका ये पर्यावरण हो गया, समझ गए ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहां पर पर्वत है, पठार है, नदी है, पशु है, पक्षी है, पशु है, जानवर है, सड़क है, फैक्ट्री है। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो हमारा हाउस हुआ, इसके इर्द गिर्द जो है, मतलब कि इसके चारों ओर जो भी चीजें उपस्थित है उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यानी आप इसको एक नोट पॉइंट में यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जहां पर हम लोग निवास करते हैं तथा उसके चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित रहती है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा, ये बातें आपको याद रखिएगा। जी हाँ, खातून जी सहबना खातून जी, आपका कमेंट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम कमेंटवा उठाकर आपके सामने दिखा दे। सबका कमेंट आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। कमेंट के ऊपर मैं ही कम ध्यान देता हूं, जो आपके इंपॉर्टेंट चीज है मैं देखता हूं, इधर भी देख रहा हूं, कमेंट सामने चलते हैं, वहां भी मैं डिस्प्ले के ऊपर देख रहा हूं। ओके वफा, ओके सर। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, ये बातें समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण का क्षेत्र क्या क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र और प्रकृति क्या है। यहां ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना।
पर्यावरण के क्षेत्र की बात कर लेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के क्षेत्र की बात कर लेंगे तो क्षेत्र में आपका देखिएगा क्या है, विभिन्न पहलू शामिल है। आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण के क्षेत्र विभिन्न हैं। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं पर्यावरण, फिर यहां पर आप लिखिएगा उसके क्षेत्र, और इस क्षेत्र से कटते हुए नजर आपको बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। समझ गए, बहुत सारे आपके पॉइंट्स आएंगे। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, तालाब, नदी, पर्वत, पठार, घर, सड़क, ऐसे बहुत सारी चीजें आप जो है मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हैं। ये सब क्या है, जी हाँ, ये सब आपका जो है जल, वायु, ये सब आपके शामिल होंगे। क्लियर है ना? जी हाँ, ये आपके क्या है, उसके क्षेत्र है। यानी पर्यावरण के क्षेत्र की बात कर लेंगे तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, तालाब, नदी, पर्वत, पठार, घर, सड़क, वायु, जल, ये सब क्या है, पर्यावरण के मेरे प्यारे बच्चे क्षेत्र है। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग जानेंगे क्या, पर्यावरण के प्रकार के बारे में जानेंगे या पर्यावरण के भाग के बारे में जानेंगे। तो ये बातें आप समझिएगा और बेहतर तरीके से इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर जानते हैं क्या, पर्यावरण के प्रकार, यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब क्लियर है बाबूआ? बताइएगा, ये सब क्लियर है? जी हाँ। अब ये देखिएगा तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण के अंतर्गत आपके जो है इसके क्या करेंगे, प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आपके दो निकल के आ जाएगा, और ये एक आपका आएगा प्राकृतिक जो है पर्यावरण, और एक आएगा मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कहने का मतलब है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो या जो प्रकृति ने दिया है उसे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आप करके लिख सकते हैं क्या, जंगल, नदी, ये सब आप लिख सकते हैं, जंगल, नदी, ये सब आप लिख सकते हैं। वहीं पर मानव निर्मित पर्यावरण कहने का मतलब है कि मानव द्वारा अपने आवश्यकता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करना, वही मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। अब यहां पर जैसे आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, घर, तालाब, सड़क आदि, ये बातें आपको समझ में आ गया? जी हाँ, यहां तक आप लोगों की दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी तरह की कोई दिक्कत, ये बातें आपको समझ में आ गया? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए।
किसी बच्चों को दिक्कत? यहां तक क्लियर है? एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्लियर है बाबू यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अंजलि सब सही है? नो सर, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब हम लोग जो है यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग जानेंगे क्या, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व की बात कर ले तो काफी ज्यादा है, आप सभी लोगों को पता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लिख सकते हैं, मेरे प्यारे मित्र, मेरे बंधु, आप यहां पर लिख सकते हैं कि पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व हमारे जीवन पर काफी ज्यादा है, क्योंकि पर्यावरण तथा मनुष्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन जीने तथा संसाधनों की पूर्ति हेतु पर्यावरण एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व हमारे जीवन पर काफी ज्यादा है, क्योंकि पर्यावरण तथा मनुष्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण जीवन जीने तथा संसाधनों की पूर्ति हेतु पर्यावरण एक संसाधनों की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी पर्यावरण एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तथा आप लिखिएगा, अगर हम लोग पर्यावरण को सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण स्वरूप मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण को सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ेगा तो वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, वो क्या होगा? संतुलन बिगड़ेगा तो हमारे जीवन को इफेक्ट कर देगा। हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के अनुसार हम लोग चलते हैं। पर्यावरण एक ऐसा मतलब संसाधन है
जिसका उपयोग करके हम अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा ये जीवन भी नहीं रहेगा। हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, क्लियर यहां तक मेरे प्यारे बच्चे? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए। चलिए अब हम यहां पर लिखेंगे क्या, आगे लिखते हैं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न है। अब आप सभी लोगों को भी पता है कि आखिरकार पर्यावरण का उद्देश्य क्या है। आप लिखिए यहां पर कि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, ये पहला हम उसका जो है उद्देश्य बता रहे हैं। क्लियर है? साथ ही साथ आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, बच्चों में पर्यावरण की महत्वों की समझ विकसित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, समस्या समाधान की शक्तियों का विकास करना, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, साथ ही साथ लिखेगा, जी हाँ, अवलोकन, प्रश्न पूछना, खोज करना तथा तार्किक चिंतन का विकास करना। उसके बाद आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दैनिक जीवन से जुड़ी समझ विकसित करना। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। जी हाँ, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। पहला इसमें क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है पर्यावरण का, तो पहला उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, बच्चों में पर्यावरण के महत्वों की समझ विकसित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, समस्या समाधान की शक्तियों का विकास करना, अवलोकन, प्रश्न पूछना, खोज करना तथा तार्किक चिंतन का विकास करना, दैनिक जीवन से जुड़ी समझ विकसित करना। ये सब क्या है, तो आपका जो है पर्यावरण अध्ययन का ये आपका महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है। सपना कुमारी बोल रही है सर समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पर्यावरण का उद्देश्य क्या है। आखिरकार जो पर्यावरण अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं, आखिरकार जो पर्यावरण का विषय आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आखिरकार जो ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं?
तो हम यह सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे अंदर इन सभी गुणों का विकास हो सके। जैसे बच्चों की सोचने समझने का शक्ति का विकास हो। हम पर्यावरण का बुक पढ़ेंगे, अब मान लीजिए कोई किताब है ईवीएस का, हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। दूसरी बात, बच्चों में पर्यावरण के प्रति महत्व की समझ विकसित होगी। अब आखिरकार हम पर्यावरण का विषय पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ना कि हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या यूज है। साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगा बच्चों में कि हाँ भाई पर्यावरण ऐसा आता है, ऐसा रहता है। क्लियर है? जी हाँ, अब क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे। साथ ही साथ समस्या समाधान की शक्तियों का विकास होगा। हम किताब पढ़ेंगे पर्यावरण का तो उसमें बहुत सारे ऐसे समस्या आएगी कि जल संसाधन क्या होता है, जल को कैसे रोके, कटाव को कैसे रोके, हमारा प्रकृति गंदा होते जा रहा है, हमारा ओजोन लेयर में छिद्र हो गया, कैसे रोके। ऐसे बहुत सारी समस्या आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, उसका निदान करेंगे। साथ ही साथ अवलोकन करेंगे, उसमें प्रश्न पूछेंगे, फिर आपका जो है खोज करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तार्किक चिंतन का विकास होगा। क्लियर है? साथ ही साथ दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या विकसित, मतलब जुड़ी समझ विकसित होगी। हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण का महत्व क्या है, उपयोग क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका संसाधन क्या क्या यूज करते हैं, उन सभी चीजों का विकास होगा। आप समझ में आया? वही बात लिखा गया है, लेकिन यहां पर केवल आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखा गया है, लेकिन आप लोग पूरा एक्सप्लेन चाह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बाबू? यहां तक मुझे आप लोग जवाब दीजिए। यहां तक क्लियर है ये पॉइंट नंबर आपका? जी हां, चलिए अब हम लोग जो है पर्यावरण के प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जी हां, कोई बात नहीं पूजा शर्मा, कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं तो ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। आइए अब यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग यहां पर जो है क्या बात करते हैं, पर्यावरण विषय के अंतर्गत शामिल अन्य विषय। आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण विषय के अंतर्गत अन्य विषय भी शामिल होते हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन विभिन्न विषयों का संग्रहण है। जहां पर हम लोग इस विषय के अंदर लगभग संपूर्ण विषयों के बारे में पढ़ते तथा जानते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण विषय के अंतर्गत अन्य विषयों भी शामिल होते हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन विभिन्न विषयों का संग्रहण है, जहां पर हम लोग इस विषय के अंतर्गत लगभग संपूर्ण विषयों का अध्ययन कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ईवीएस की बात कर लेंगे, जिसको इन्वायरमेंटल स्टडी बोलते हैं, यहाँ पर आपको जो है साइंस इसमें शामिल हो जाएगा। अगर पर्यावरण की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो इसमें लगभग सब आ जाएगा। साइंस आ जाएगा, जीके आ जाएगा, आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा, आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा, आपका जो है मैथ आ जाएगा, आपका कुछ इंग्लिश का भी पॉइंट आता है, हिंदी का भी। मतलब देखा जाए तो हम लोग ईवीएस के अंतर्गत जो है संपूर्ण विषयों का अध्ययन लगभग कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक से ज्यादा
समझ गए, एक से ज्यादा विषयों का संग्रहित होती है। आप देखिएगा कि ईवीएस की पढ़ाई जो होती है क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर हम बिहार विद्यालय पर बात कर ले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बिहार की विद्यालय की बात कर ले तो आपको पता होगा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये एक विद्यालय है और ये विद्यालय क्या है, तो ये जो है विद्यालय आपका बिहार का विद्यालय है। तो आप लोगों को पता है कि ईवीएस का मतलब तो पता है कि पर्यावरण अध्ययन होता है, इसको हम लोग जो है इन्वायरमेंटल स्टडी और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपका जो है पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। और ये पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों को कब पढ़ाया जाता है, तो बच्चों को जो है याद रखिएगा, बच्चों को प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से लेकर जो है 5 तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिएगा तो ईवीएस में से क्या होता है, टर्म कंडीशन हटने लगता है। यानी क्लास देखिएगा 1 से लेकर जो है 5 तक बच्चों को 3 ही विषय चलता है। एक आपको जो है मिलेगा क्या, तो एक आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश का, एक आपको मिलेगा हिंदी का, एक आपको हिंदी का, और एक आपका जो है गणित मिलेगा, एक आपको गणित मिलेगा, और एक आपका जो है ईवीएस मिलता है। यही ज्यादातर विषय आपके चलते हैं। लेकिन जैसे बच्चे जो है क्लास 6 से ऊपर चले जाते हैं, क्लास 6 से, तो जो ये आपका ईवीएस होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये भाग में बढ़ जाते हैं। साइंस का अलग भाग आ जाता है, साइंस का यहाँ पर आपका हिस्ट्री आ जाता है, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी आ जाता है, आपका सिविक्स आ जाता है, आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम ऊपर क्लास में जाते हैं तो यही विषय क्या होता है, हमारा जो है बढ़ जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बच्चों को दिक्कत तो नहीं आ रहा। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे इतनी सारी पॉइंट को हमने बताया है, और इस सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, कल रिवीजन करके आना है, और कल हम इसमें बचे हुए जो भी आपके पॉइंट्स है उसके बारे में आगे बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आज हमने इस क्लास में आपको बेहतर तरीके से बताया मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के ऊपर बात किया, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। फिर हमने बात किया कि आखिरकार पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण के क्षेत्र क्या होते हैं, पर्यावरण का आपका जो है प्रकार क्या होते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, पर्यावरण के उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे पर्यावरण विषय के अंतर्गत कैसे शामिल है, और इस विषय के अंतर्गत क्या क्या बच्चों को पढ़ाई जाता है, इसके ऊपर जो है हम लोग आगे यानी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर जब हम लोग कल जब हम लोग आएंगे तो कल हम लोग फिर जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा एनसीएफ 2005 है और जो हमारा बिहार का कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है, आखिरकार उन दोनों चीजों के अनुसार जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस की किताब को क्या महत्व दिया गया है, क्यों पढ़ने के लिए बोला गया है, और क्यों बिहार में बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर कल के क्लास में जानेंगे। तो आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा और बेहतर तरीके से समझ के आइएगा, ताकि कल जब हम आगे बढ़े तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बहुत जल्द आपको हम इंग्लिश का पीडीएफ अपलोड करवा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदाब, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट सेशन को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके जो है पेपर F10 की बात कर रहे हैं, जहां पर कल के क्लास में हमने बेहतर तरीके से पर्यावरण अध्ययन के अवधारणा के बारे में बात किया, उसके उद्देश्य के बारे में बात किया, उसके महत्व के बारे में बात किया। आज हम लोग जो है उसके आगे बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, पेपर आपका F9 का पीडीएफ आपको अपलोड करवा दिया गया है, बोर्ड पीडीएफ ऑलरेडी, आपको किताब का पीडीएफ ऑलरेडी, आपको जो है बुक नोट्स का पीडीएफ आपको अपलोड है, और आपका जो है बोर्ड पीडीएफ भी अपलोड करवा दिया गया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जी हाँ, करुणा, सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, अरमान अंसारी, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जया कुमारी, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है, कल के क्लास में हमने यहाँ पर जो है F10 की बात किया था, जहां पर हमने आपको बेहतर तरीके से बताया था कि पर्यावरण अध्ययन के जो आपके शिक्षण शास्त्र होते हैं वो क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने जो है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के ऊपर बात किया था। पर्यावरण के मतलब क्या होता है, अपने आसपास जो भी चीजें उपस्थित है वो हमारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है।
पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में हमने यहाँ पर आपको बात किया था, और पर्यावरण के जो है प्रकार में हमने बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व की बात किया था, पर्यावरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात किया था, साथ ही साथ पर्यावरण विषय के अंतर्गत शामिल अन्य विषयों के बारे में हमने बात किया था, और ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो इतनी सारी पॉइंट आपको याद होगा। जी हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चे क्लियर है? चलिए अब हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं पर्यावरण के आपके जो है प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी के ऊपर बात करेंगे। तो आज का जो आपका पॉइंट है आप बेहतर तरीके से समझिएगा, बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और आप लोग मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए क्या आपने जितनी भी पीछे सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है क्या आपने रिवीजन किया है। आपको मैं बता दूं रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ पर जो चीजें लिखी जाती है उसका आपको पीडीएफ अपलोड कराया जाता है। कम से कम वीडियो नहीं देख पाइएगा तो आप उस पीडीएफ को कम से कम रीडिंग कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे आज का पॉइंट में आप यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, उसको बारे में समझिएगा। जी हाँ मेरे बच्चों, यहां पर आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों कि पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के बारे में आप लोग लिखिएगा। तो इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की बात कर ले, महत्व की बात कर ले या उसका उद्देश्य की बात कर ले, लगभग सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति आपका क्या है, बहुत सारी प्रकृति आपको देखने को मिलता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न होती है। जैसे आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर पॉइंट वाइज करके आप लोग लिखिएगा, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। विषय के रूप में अध्ययन। साथ ही साथ लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित तथा खोज एवं परिवेश पर आधारित होता है एवं परिवेश पर आधारित होते हैं। साथ ही साथ अगला पॉइंट लिखिएगा, पर्यावरण अध्ययन गतिशील होता है। ये सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, असाइनमेंट के बारे में हम आपको बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे, हमारी टीम उसके ऊपर लगी हुई है, बहुत जल्द हम आपको बता देंगे, आप परेशान मत होइए। जी हाँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, कल आपको जो है असाइनमेंट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, कल आपको असाइनमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा। आप समझिएगा मेरी बातों को, समझ गए आप मेरी बातों को, समझिएगा। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। समझ गए। साथ ही साथ आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण अध्ययन अनुभव आधारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण अध्ययन परिवेश तथा प्रकृति पर आधारित होता है। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं आप लोग ज्वाइन कीजिए,
कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। प्रकृति कहने का मतलब होता है नेचर। नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका उद्देश्य बोलिए, महत्व बोलिए, या उसका प्रकृति बोलिए, यानी कि इसके अंतर्गत हम इन सभी चीजों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इसको समझिए। पहला जो यहां पर आपको पॉइंट लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। एकीकृत यानी कि इसके अंतर्गत जो है विभिन्न विषयों को शामिल करके आपको पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन एकमात्र ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों का अध्ययन आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पर बाल नहीं होगा, यहां पर पर्यावरण लिख लीजिएगा। यहां पर आप लोग जो है पर्यावरण लिख लीजिएगा। यहां पर लिखेगा पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित तथा खोज एवं परिवेश पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट यहां पर है पर्यावरण अध्ययन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे गतिशील होता है। चौथा पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन जो है दैनिक जीवन से जुड़ा होता है, यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन से जुड़े चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे पर्यावरण अध्ययन अनुभव आधारित होते हैं, यानी जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है यह आपका अनुभव के ऊपर जो है क्या होता है, आधारित होता है। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चे क्या बोले हैं कॉलेज में टॉप करने से? मेरे प्यारे बच्चे पुराना जो भी चीजें आपको है उसका पीडीएफ आप लोग रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन किए नहीं होगा, आपको पढ़ना बहुत है इसमें। डीएलएड इतना आसान थोड़ी है। आपको आसान लगेगा कब, जब आपको समझ में आएगा। जब समझ में आएगी तो सारी बातें आपको आसान लगेगा। और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत यह है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बाकी तो जो चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूं इतना बेहतर तरीके से और बेसिक लेवल से बहुत कम ही लोग आपको देखेंगे पढ़ाते हुए, बहुत कम। आपके कॉलेज में भी इतना लिख कर तो नहीं पढ़ाएंगे, वो आएंगे लेक्चर देके चले जाएंगे। समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो भी ठीक है। हाँ बाबू, असाइनमेंट में साइड बॉर्डर बना सकते हैं बउआ। असाइनमेंट वाले आप मुझे बस आज भर का समय दे दीजिए, कल आपको असाइनमेंट के ऊपर हम जरूर बता देंगे। क्लियर है? जी हाँ, प्राइज मिलेगा सर, बहुत बढ़िया है। रितिका भारती आप टॉप करिएगा, बस मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हम तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए, लेकिन जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा तो मेरा नाम रोशन कैसे कीजिएगा? मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा प्रीवियस अपने कॉलेज में बात कर ले या बहुत जगह बात कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों का इस पर वीडियो अपलोड है जहां पर उन्होंने अपने बारे में बताया है कि हमने कैसे तैयारी किया, कैसे किया। तो हम भी चाहते हैं कि आने वाला जब एग्जाम होगा आप लोगों के 2-4 महीना बाद, तो आप लोग भी बेहतर नंबर लाइएगा, ताकि मेरा भी जो सीना है वो थोड़ा गर्व से फूले कि हमने मेहनत किया आप लोगों के ऊपर, तो आप लोगों ने उस मेहनत का सफल बनाया। समझ गए? जी हाँ। हाँ, बोल के ही पढ़ाता है लोग। हाँ, वहां तो बोल ही का पढ़ाएगा, वहां इतना लिख कर नहीं पढ़ाएगा। इसलिए तो मैं आपको यहां पर उपस्थित हूं, ताकि आप मेरी बातों को समझिए। अगला यहां पर पॉइंट है आपका पर्यावरण अध्ययन जो होता है परिवेश तथा प्रकृति पर आधारित होते हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अपने परिवेश के बारे में, यानी अपने चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है प्रकृति के बारे में, यानी नेचर के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, जो हमारा नेचर बताता है। जी हाँ सर, असाइनमेंट में सिंपल या कलरफुल पेन से साइड बॉर्डर बना सकते हैं बउआ, बना सकते हैं। उससे बढ़िया है कि आप लोग प्रिंट वाला जाइए और साइड बॉर्डर निकलवा लीजिए 20-30, उससे बना सकते हैं। नहीं तो A4 साइज का पेपर खरीद लीजिए, उससे बनाइए। अपना सेल्फ डेकोरेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। हम आपको कल बता देंगे, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। समझ गए? कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुका है। प्राइवेट कॉलेज वाले का भी क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। नहीं होगा तो यहां तो शुरू है, आप लोग कॉलेज से संपर्क कीजिए और पूछिए कि हमारा क्लास कब से शुरू होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बारे में आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या होती है। ये तो बातें समझ गए। इसकी प्रकृति यह होती है कि यह एक एकीकृत विषय है। दूसरी बात कि हम लोग जो है इसमें बाल केंद्रित और जो है बच्चों के मतलब खोज अन्वेषण के आधारित चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो होता है गतिशील होता है। पर्यावरण अध्ययन में दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो होता है अनुभव पर आधारित होता है। जो हम अपने दैनिक जीवन में चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो भी हम अपने आसपास चीजें उपस्थित पाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन में परिवेश और प्रकृति के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो ये बातें आपको यहां तक क्लियर हो गया? एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए और बताइए कि यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, यहां से आप लोग बताइए क्लियर है।
और भी इसमें बहुत सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और भी आप जो है नोट करके लिख लीजिएगा। जी हाँ, आप यहां पर एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा, यहां पर नोट करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अपने जीवन मूल्यों का अध्ययन करते हैं तथा जीवन मूल्यों का अध्ययन करते हैं तथा सामाजिक संस्कृति, सभ्यता आदि चीजों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। यानी कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण एकीकृत विषय है जहां पर बच्चे अपने परिवेश तथा पर्यावरण में उपस्थित सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जी हां, मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं कि जीवन मूल्यों का अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में समझते हैं, जो हमारे जीवन में चीजें उपस्थित है, क्यों जरूरी है, क्या महत्व है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, सब कुछ के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण एकीकृत विषय है। एकीकृत विषय के बारे में हम आपको बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा, जहां पर बच्चे अपने परिवेश तथा पर्यावरण में उपस्थित सभी चीजों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि अपने परिवेश और अपने पर्यावरण के आसपास जो भी चीजें उपस्थित है उसके बारे में अध्ययन कहां पर करते हैं, तो वो आपका जो है ईवीएस में करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, ये बातें आपको समझ में आ गई, नोट पॉइंट भी आप समझ गए। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, जहां पर एनसीएफ और बीसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा कि ये जो है आपका एक एनसीएफ होता है, इसका मतलब आप लोग बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है। और एक आपका जो होता है बीसीएफ होता है, ये आपको सब विषय में आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा समझ गए। इसका मतलब बताइए क्या होता है, ये दोनों का मतलब बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा 2000 करोड़ %। मैंने आपको क्या बोला अभी कि ये दोनों टॉपिक से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, हर विषय में आपको देखने को मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 2000 करोड़ % आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यह कंफर्म है कि इससे सवाल आपका हर साल पूछता है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, इसके पहले वाले विषय में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, हिंदी में भी बताया। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो आपका एनसीएफ है और ये जो आपका बीसीएफ है, इसका मतलब क्या है। हम आपको एक एक करके पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले एनसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो बीसीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008। समझ गए, ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अब समझिएगा पॉइंट वाइज, मैं आपको एक एक पॉइंट लिखाऊंगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005।
इसको क्या बोलते हैं? तो बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008, ये बातें हमने आपको बताया था। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस नहीं चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में चल जाएगा, कम भी अटेंडेंस रहेगा तो चलेगा। यहां पर याद रखिएगा, यह पाठ्यचर्या पूरे भारत के राज्यों के लिए लागू है, राज्यों के लिए लागू है। यह पाठ्यचर्या केवल बिहार में लागू है। अब समझिएगा, ये समझ गए? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने तथा विषयों का ज्ञान बच्चों को कैसे देना है? इसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने तथा विषयों का ज्ञान देने का संपूर्ण जानकारी दिया गया है, संपूर्ण जानकारी दिया गया है। आप इसमें लिखिएगा, यह पाठ्यचर्या बिहार के भौगोलिक स्थिति, भाषाई स्थिति को ध्यान में रख के बनाया गया है। ध्यान में रख कर बनाया गया है ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके, हमने यहां पर आपको पॉइंट वाइज करके एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। हमने यहां पर आपको बताया है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं 2005, यह पाठ्यचर्या पूरे भारत के राज्यों के लिए लागू है। इनके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने का तरीका, विषयों का ज्ञान देने का तरीका की संपूर्ण जानकारी दी गई है। यह जो है आपका बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको बिहार की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं, बिहार का पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 कहते हैं। यह पाठ्यचर्या केवल बिहार के बच्चों के लिए लागू है। यह पाठ्यचर्या बिहार के भौगोलिक स्थिति, भाषाई स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सके और बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए तत्पर कर सके। तो ये दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी है। ये क्या है? आपका दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आखिरकार हमें बच्चों को ज्ञान कैसे देना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे कोई विषय के बारे में उनको जानकारी देना है। तो ये बातें आपको यहां तक क्लियर है? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए। यहां तक आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग जवाब दीजिए। तो यहां तक क्लियर है? एक बार आप इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है? मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए। क्या ये बातें आपको समझ में आ गया? मुझे आप लोग जवाब दीजिए। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? यहां पर आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? ये सर क्लियर है? सर ये लिखवाए थे तो फिर खाना हो गया क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हर विषय में आपको इसके बारे में जानकारी लेना है, हर विषय में आपको जानकारी लेना है। समझ गए? अब हम लोग जो है पर्यावरण विषय के बारे में जानेंगे कि आखिरकार एनसीएफ में क्या बोला गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में। चलिए आइए अब हम लोग जो है अगले पॉइंट की बात करते हैं जहां पर समझेंगे। आइए यहां पर आप लोग लिखिएगा, राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन, यानी इस पॉइंट को पहले समझिए कि आखिरकार ये पॉइंट आपका क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है आपका ये कहना चाह रहा है कि जो ये आपका एनसीएफ है, यानी जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2000 आपका 5 है, इसके अंतर्गत जो है क्या बातें कही गई है, किसको लेकर, तो पर्यावरण अध्ययन को लेकर, यानी कि ईवीएस विषय को लेकर। देखिए जो हमारा एनसीएफ है बीसीएफ है ना, उसमें सारे विषय को लेकर कुछ ना कुछ बातें कही गई है कि हमको गणित कैसे पढ़ना है, हमको हिंदी कैसे पढ़ना है, हमको अंग्रेजी कैसे पढ़ना है, हमको ईवीएस कैसे पढ़ना है। तो यहां पर हम ईवीएस के संदर्भ में जानेंगे कि आखिरकार हमको जो है ईवीएस कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के संदर्भ में ईवीएस को एकीकृत रूप में पढ़ने की बात कही गई है। यानी आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि एनसीएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में, एकीकृत जो है विषय के रूप में पढ़ने की बात कही गई है, पढ़ने की बात कही गई है। यानी लिखेगा यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ईवीएस विषय को लेकर यह कहा गया कि हम ईवीएस को एकीकृत रूप में पढ़ेंगे, एकीकृत रूप में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। यानी एक ही विषय में विभिन्न विषयों को शामिल करके पढ़ाएंगे, एक ही विषय में विभिन्न विषयों को शामिल कर बच्चों को पर्यावरण तथा अन्य विषयों की जानकारी देंगे, अन्य विषयों की जानकारी देंगे ताकि बच्चा अपना विकास, ताकि बच्चा अपना विकास बेहतर तरीके से कर सके एवं अपने पर्यावरण एवं प्रकृति को समझ सके, प्रकृति को समझ सके। ये सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जैसे कहने का मतलब है कि ये जो हमारा एनसीएफ 2005 है, इसमें कहा गया कि ईवीएस विषय को लेकर क्या बातें कही गई। तो एक बात आप गांठ बांध करके याद रख लीजिएगा कि ईवीएस विषय को लेकर यह कहा गया कि हम ईवीएस को एकीकृत रूप में जानेंगे। यानी एकीकृत कहने का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे विषयों को शामिल करके हम बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडी की जानकारी देंगे, ताकि बच्चे अपने परिवेश में उपस्थित चीजों की जानकारी, अपने परिवेश में पाए जाने वाले सभी चीजों को देखते हैं डेली लाइफ में, तो एक ऐसा विषय बनाएंगे ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके और बच्चे अपने प्रकृति और पर्यावरण और अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को सीख सके। तो ये बातें यहां पर है कि एनसीएफ 2005 के संदर्भ में
पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ने की बात कही गई, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में ईवीएस विषय को लेकर यह कहा गया कि हम ईवीएस को एकीकृत रूप में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, यानी एक ही विषय में विभिन्न विषयों को शामिल कर बच्चों को पर्यावरण तथा अन्य विषयों की जानकारी देंगे ताकि बच्चा अपना विकास बेहतर तरीके से कर सके एवं अपने पर्यावरण एवं प्रकृति की समझ विकसित कर सके या समझ सके। क्लियर है ये बातें? यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या ये बातें आपको क्लियर है? आखिरकार ये जो हमारा एनसीएफ है और जो बीसीएफ है क्या कहता है? तो एनसीएफ और बीसीएफ ये कहता है कि हम ईवीएस को एकीकृत रूप में जानेंगे, यानी कि एकत्रित रूप से ही जानेंगे, अकेले अकेले नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम ईवीएस की बात कर रहे हैं तो ये ईवीएस में बहुत सारे विषय आते हैं। अगर हम ईवीएस की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारा आपका विषय आता है, और इसमें विषय क्या आता है? तो आपका हिस्ट्री भी आता है, आपके जो है हिस्ट्री भी आते हैं, आपके जो है ज्योग्राफी भी आते हैं, समझ गए? ज्योग्राफी भी आता है, आपका जो है सिविक्स भी आता है, आपका जो है इकोनॉमिक्स भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, आपका जो है साइंस भी आता है, समझ गए? आपका जो है गणित भी आता है। यानी कि ईवीएस की अगर बात कर ले तो इसमें बहुत सारे विषय शामिल होते हैं जिसके बारे में हम लोग एक ही विषय में अध्ययन करते हैं, और वो आपका आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चे? यहां तक क्लियर है? आप मुझे बता दीजिए। जी हाँ, यहां तक क्लियर है? जी हाँ ये बातें आपको क्लियर है? अब हम जानेंगे क्या कि आखिरकार जो आपका एनसीएफ है उसके अनुसार जो है पर्यावरण अध्ययन कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, तो आप जानेंगे एनसीएफ के अनुसार, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। आखिरकार इसमें क्या कहा गया? कोई बात नहीं मेरे बाबू वफा, कोई बात नहीं, लेट आ गए हैं, कोई बात नहीं है। अनुज रॉय, अरे बउआ अभी तो आपका 1 महीना एडमिशन हुआ है, असाइनमेंट जमा हो रहा है, तो आपको हम बता दें, आप जाकर सर्च मारिए यूट्यूब पर, हमारा बहुत सारा आपको वीडियोज मिल जाएगा। हम कल इसके ऊपर जरूर बात करेंगे, समझ गए ना? हम प्रयास कर रहे हैं कल जितना हो सके हम आपको वहां पर बता दें आप लोगों को। क्लियर है ना? जी हाँ, चलिए यहां पर देखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है ईवीएस को क्या कहा गया। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, जी हाँ, कि ईवीएस को एकीकृत रूप में अध्ययन किया जाए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि ईवीएस में विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान तथा परिवेश का समावेशन हो, परिवेश का क्या हो? समावेशन हो। साथ ही साथ कहा गया मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों को अपने आसपास के चीजों से जोड़कर पढ़ाया जाए तथा परिवेश से जुड़े रखे। और भी इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, रटंत प्रणाली को खत्म किया जाए, यानी रटने वाली चीजों को दूर किया जाए। खोज, अन्वेषण तथा प्रोजेक्ट कार्य पर बल दिया जाए। बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए।
साथ ही साथ बच्चों को मातृभाषा एवं बाल केंद्रित पर ध्यान दिया जाए। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो ये आपका एनसीएफ 2005 है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, भारतीय राष्ट्रीय का जो आपका पाठ्यचर्या है, उसमें ईवीएस विषय को लेकर कहा गया मेरे प्यारे बच्चे कि हम ईवीएस को कैसे पढ़ेंगे। तो हम ईवीएस को मेरे प्यारे बच्चे एकीकृत रूप में अध्ययन करेंगे, यानी एक साथ शामिल करके अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ बोला गया ईवीएस में जो है विज्ञान के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में और परिवेश को समावेशन करे, शामिल करके पढ़ाइए एक ही विषय में। साथ ही साथ बच्चों को अपने आसपास, बच्चों के अपने आसपास के चीजों से कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, परिवेश से जुड़े रखे, ताकि परिवेश में जो चीजें वो देखते हैं उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जल्दी सीखेंगे। साथ ही साथ रटंत प्रणाली को, रटंत प्रणाली कहने का मतलब है कि बच्चों को रटने वाली चीजों से दूर रखा जाए, रटंत प्रणाली को खत्म किया जाए। और क्या किया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे खोज करने की बात करें, अन्वेषण की बात करें और प्रोजेक्ट कार्य पर बल दिया जाए, यानी कि बच्चों को खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए और प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चे जो है क्या होंगे, बार बार प्रोजेक्ट करेंगे, बार बार कार्य को करेंगे, बार बार खोज करेंगे, तो उनका सोचने समझने का जो शक्ति होगा वह बेहतर तरीके से विकास होगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए और मेरे प्यारे बच्चे बच्चों को मातृभाषा और बाल केंद्रित पर ध्यान दिया जाए, यानी बच्चों को जो उनका परिवेश की भाषा है, मातृभाषा है, जो उनके क्षेत्रीय भाषा है, उसके ऊपर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए और बच्चों को बेहतर तरीके से क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है, उसके बारे में आपको ये बताया जाए। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बातें आपको क्लियर है? जी हां, यहां तक क्लियर है, ये बातें आपको क्लियर हो गई? एक बार आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, आपस में आप लोग बातचीत कम कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे बताइए, क्या ये बातें आपको समझ में आ गया? मुझे आप लोग बताइए। अन्वेषण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे किसी कार्य के ऊपर शोध करना, यानी खोज करना। अन्वेषण का मतलब खोज होता है, खोज का मतलब भी वही होता है। अन्वेषण और खोज का मतलब दोनों वही होता है। यानी जैसे बच्चों को हम क्या करते हैं, दंत कार्य देते हैं। दंत कार्य कहने का मतलब है कि हम बच्चों को बोल देंगे, बाबू तुम अपने घर जाना और घर जाने के बाद जितने भी आपके आसपास चीजें दिखेगा उसके ऊपर जो है लिख कर लाना, या जितने भी पेड़ पौधे दिखेंगे उसके बारे में आप जाना, उसका एक एक पत्ता तोड़ना और उस पत्ता के ऊपर कार्य करना और बताना कि कौन सा पत्ता का महक कैसा है, कौन सा पत्ता जो है किस फूल का है, फल का है, उसके बारे में ऐसा दंत कार्य देना, उसी को अन्वेषण कहते हैं। क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आपको क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे, और बात क्या करेंगे, जी हाँ, बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा के ऊपर बात करेंगे। यानी कि जो ये आपका क्या है, अभी आपने देखा कि ये जो बिहार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अकॉर्डिंग, अब हम लोग जो है बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे अपना पॉइंट नंबर अगला, यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिखेगा बिहार कैरिकुलम, बिहार पाठ्यचर्या, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन। आप इस पॉइंट को लिखेगा और इसको आप समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये क्या कहता है। सबसे पहले तो आप ये जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये क्या था मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप इसको पॉइंट को लिखेगा। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, लिखेगा बीसीएफ, बीसीएफ 2008 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन को, पर्यावरण अध्ययन को अध्ययन को एकीकृत उपागम के रूप में देखा गया है। एकीकृत उपागम के रूप में अध्ययन करने पर
वेट कीजिएगा। बीसीएफ 2008 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत उपागम के रूप में तथा परिवेश तथा अपने आसपास उपस्थित चीजों से जोड़कर पढ़ाने पर बल दिया गया है। बल दिया गया है ताकि बच्चे दैनिक जीवन में जो चीजें अपने आसपास देखते हैं उसे जल्दी सीख पाएंगे, साथ ही साथ आप लिखिएगा, ये पॉइंट समझ लीजिए कि बीसीएफ 2008 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत उपागम के रूप में तथा परिवेश तथा अपने आसपास उपस्थित चीजों से जोड़कर पढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि बच्चे दैनिक जीवन में जो चीजें अपने आसपास देखते हैं उसे जल्दी सीख पाएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन को बच्चों के क्षेत्रीय भाषा एवं मातृभाषा में पढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बिहार में अनेक क्षेत्रीय भाषा है जिसको ध्यान में रखकर एवं बिहार में पाए जाने वाले चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है, रखकर बीसीएफ 2008 का निर्माण किया गया है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि जो ये आपका बीसीएफ है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, इसमें भी कहा गया है कि हम बच्चों को ईवीएस की जानकारी एकीकृत उपागम के रूप में, साथ ही साथ बच्चों के परिवेश में पाए जाने वाली चीजों को ध्यान में रखकर हम उन्हें जो है क्या कहेंगे, शिक्षा देंगे, ताकि बच्चे जो अपने दैनिक जीवन में चीजों को देखते हैं उसे आसानी पूर्वक से सीख पाएं और समझ पाए। साथ ही साथ इसको लेकर अन्य बातें भी ये कहा गया है कि हम बच्चों को क्या करें, पर्यावरण अध्ययन की जानकारी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा एवं मातृभाषा में क्या करें, पढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बिहार में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसको ध्यान में रखकर एवं बिहार में पाए जाने वाले चीजों को ध्यान में रखकर, परिवेश में पाए जाने वाले चीजों को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है। तो ये जो है क्या है, आपका बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन सारी चीजों को ध्यान रखा गया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे कि बीसीएफ के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है, तो इसके ऊपर हम लोग जानेंगे। तो इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बीसीएफ 2008 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के बारे में यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? जी हां, मैं इसमें आपको पॉइंट लिखा देता हूं, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। इसमें बहुत सारा पॉइंट कहा गया है, जैसे
क्लियर है बाबू, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं ना है? आप लोग मुझे बताइए। देखिए सबसे पहले लिखिएगा स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया जाए। एकीकृत विषयों के साथ पढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो है आपको अन्वेषण एवं खोज आधारित शिक्षण हो। बाल केंद्रित तथा समावेशी शिक्षा का महत्व हो। ये सारे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कॉलेज में अच्छा नंबर लाइएगा तो अच्छी बात है ना, कॉलेज में आपका नाम होगा, सारे टीचर आपकी प्रशंसा करेंगे, टॉपर बनिएगा, कॉलेज टॉपर बनिएगा। स्टेट टॉपर भी बनता है बहुत कम, लेकिन कॉलेज तो टॉपर बन ही सकते हैं ना। जी हाँ, बच्चे के अनुभव, बच्चों के अनुभव, भाषा तथा संस्कृति को महत्व देना। गतिविधि आधारित शिक्षण देना। यानी कहने का मतलब है कि बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 के अंतर्गत ईवीएस को लेकर इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारे पॉइंटों के ऊपर बात किया गया कि हमको बिहार के बच्चों को अगर ईवीएस पढ़ाना है तो किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों को बीसीएफ 2008 में जिक्र किया गया, जहां पर कहा गया मेरे प्यारे बच्चे कि स्थानीय परिवेश को ध्यान में रख के बताइए, बच्चा जहां पर निवास करता है उसके आसपास के जो चीजें उपस्थित है उसको ध्यान में रखकर आप ईवीएस पढ़ाइए। आप देखते होंगे क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों का देखिएगा तो ईवीएस में क्या है कि उनके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें या उनके घर के आसपास जो भी चीजें उपस्थित होता है उसी के बारे में 1 से लेके 5वें तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे कि मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को महत्व देना, यानी बच्चे का जो क्षेत्र का भाषा है, बच्चे का जो मातृभाषा है उसको महत्व देकर पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि उसके महत्व नहीं देना है। साथ ही साथ जो है एकीकृत विषयों के साथ पढ़ाना है, यानी ईवीएस को केवल नहीं पढ़ाना है, ईवीएस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान भी उसको जोड़कर पढ़ाना है। साथ ही साथ अन्वेषण एवं खोज आधारित शिक्षण होना चाहिए, यानी कि हम बच्चों को ज्यादा खोज करवाए, ईवीएस में ज्यादा भ्रमण करवाए, ज्यादा जो है उनसे गतिविधि कराए, उससे बच्चे क्या होगा, जल्दी सीखेगा, बच्चे खुद करके सीखेगा, बहुत ज्यादा सीखेगा, समझ गए। साथ ही साथ बाल केंद्रित तथा समावेशी शिक्षण होने चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि अब ऐसा नहीं हो कि हम भेदभाव करना शुरू कर दे, बालक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। साथ ही साथ
समावेशी शिक्षा हो, यानी कि सबको शामिल करके बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी इन सारी बातों को भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा तो बच्चों के अनुभव, भाषा तथा संस्कृति को महत्व देना, यानी बच्चों का जो अनुभव है, जो भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, उसको महत्व स्थान देना है। साथ ही साथ जो है गतिविधि आधारित जो है मेरे प्यारे बच्चे शिक्षण देना है, यानी बच्चों को ईवीएस कैसे पढ़ाना है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ध्यान देना है। बच्चे से ज्यादा एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे जो है ईवीएस को बेहतर तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। यहां तक क्लियर है? जी हां। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? मुझे आप लोग बता दीजिए, यहां तक क्लियर है? आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे और आगे समझेंगे। आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं, जो कि आज का आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, और इसी के साथ ये पेपर भी आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगला पॉइंट आप लिखेगा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का संयोजन व विस्तार। यहां पर लिखेगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के थीम तथा संयोजन विस्तार। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, यहां से आपको सीटेट में एग्जाम सवाल पूछता है मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर क्या होता है कि आपको जो है सीटेट में एग्जाम जो है सवाल पूछता है, तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। जी हां, जी हां, क्लियर है? यहां से आपका सीटेट में सवाल पूछता है, तो लिखिएगा यहां पर मेरे बच्चे कि पर्यावरण अध्ययन यानी प्राथमिक स्तर लिखिएगा। यहां लिखिएगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 6 थीम होते हैं, जिसके बारे में बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण अध्ययन में आपका सीटेट का सवाल है, सीटेट के एग्जाम में पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कितने थीम आते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 6 थीम आते हैं, और वो 6 थीम कौन कौन से आते हैं, तो आप लिखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 और ये 6 आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। पहला आप लिखिएगा कि परिवार एवं मित्र, यानी बच्चों को क्लास 1 से लेकर 5 तक के अंतर्गत ईवीएस की किताबों में इसी 6 चीजों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, इसी 6 चीजों के बारे में आपको जानना होता है। दूसरा आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे जल, तीसरा लिखिएगा अपना भोजन, फिर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे यात्रा, जल भोजन यात्रा, फिर आवास, फिर आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार, वस्तुओं का निर्माण एवं प्रयोग। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि जो ये हमारा ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जिसके अंतर्गत ये सीटेट के अंतर्गत भी सवाल पूछता है कि ईवीएस में बच्चों को कितने थीमों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि ईवीएस में प्राथमिक स्तर कहने का मतलब है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के आप किताब को उठाकर देख लीजिए, इसी 6 चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। पहला आपका परिवार, मित्र, जल, यात्रा, फिर आपका जो है भोजन, आवास, और आपके जो है वस्तुओं का निर्माण एवं प्रयोग। समझ गए? ये बातें आपको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आपको क्लियर है? जी हाँ, ये बातें आपको क्लियर है?
तो अब इस 6 थीम के बारे में क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है इसके बारे में देखिएगा। जी हाँ, तो यहां पर आप लिखिएगा कि जो ये ईवीएस के महत्वपूर्ण 6 थीम है, याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नोट पॉइंट करके आप लिखिएगा कि ईवीएस में कक्षा 1 से लेकर 5 तक 6 महत्वपूर्ण थीमों के बारे में अध्ययन करना होता है। थीमों के बारे में अध्ययन करना होता है। और ये महत्वपूर्ण 6 थीम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। तो आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा आपका जल, तीसरा आप लिख लीजिए यात्रा, चौथा आप लिख लीजिए भोजन, या लिखिए ना परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, यात्रा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। परिवार एवं मित्र, देखिए परिवार एवं मित्र के बाद हमें किस चीज की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चे, तो हमको जो है जल की आवश्यकता होती है, फिर हमको जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमको जो है घर भी चाहिए, यानी कि आवास भी चाहिए, रहने के लिए आवास भी चाहिए। अब हम रहेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे, यात्रा भी करेंगे और बहुत सारी चीजों का उपयोग करेंगे, यानी चीजें जो हम कैसे बनाते हैं, चीजें जो हम कैसे बनाते हैं या उपयोग बनाते हैं तथा उसका उपयोग, ये 6 थीम है उपयोग, इसके बारे में आपको जानकारी लेना होता है। जी हाँ, क्लियर है, ये आपको सीटेट में भी काम आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस संडे को आप लोगों का सीटेट का नया बैच आ रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर बेहतर तरीके से आपको सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा संडे को आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी, संडे को आपका ऐप पर क्लास शुरू हो जाएगा, उसके बारे में बताया भी जाएगा। क्लियर है, तो अपने मित्र को बोलिए, अपने कॉलेज में साथी संबंधी को बोलिए कि फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करें, सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से स्टडी करें। मैं आपको बता दूं, आप अपने सीनियर से, क्या आपने पिछले 5 साल के सीनियर से पूछेगा तो आपको जरूर फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएंगे। जी हाँ, चलिए क्लियर है, वहां पर आपको जो है 2-3 टीचर आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, और जितना भी सीडीपी है, सीडीपी तो हम ही आपको पढ़ाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, प्राइवेट कॉलेज में बायोमेट्रिक होता है, जाइए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप लोग देखिए नाम लिखवा लिए तो कम से कम पढ़ने जाइए ना, देख रहे हैं कितना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कहने का मतलब पढ़िएगा तो आप ही के लिए फायदा है। ये पढ़ रहे हैं, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग जीवन में हमें नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को सीटेट में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और आप लोग जब भी सीटेट की क्लास करिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, तो वहां पर मेरी याद आपको जरूर आएगी, ये दावे के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि मैं आपका डीएलएड लेवल का नहीं बल्कि सीटेट लेवल तक के पढ़ा रहा हूं, और सीटेट का बैच बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, ओके। देखिए, ये जो हमारा ईवीएस में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के 6 थीमों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो आखिरकार इसमें किस किस चीजों के बारे में जानते हैं, तो बस हम यहां पर एक एक लाइन में आपको बताएंगे। जी हाँ, कि परिवार एवं मित्र के बारे में हम लोग जो है इसमें परिवार के महत्व, यहां पर इसमें हम क्या क्या जानते हैं कि परिवार क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, परिवार के महत्व, आवश्यकता एवं साथ के बारे में जानते हैं कि आखिर परिवार क्या होता है, परिवार की आवश्यकता क्या है, परिवार का महत्व क्या है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, जल में जल की आवश्यकता, जल के स्रोत आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ भोजन की बात कर लेंगे तो भोजन का घटक, भोजन के घटक, उपयोग, स्रोत आदि के बारे में जानते हैं। फिर आवास की बात कर लेंगे तो आवास के प्रकार, इसमें इसका महत्व और उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, समझ गए। साथ ही साथ यात्रा की बात कर लेंगे तो यात्रा के साधन,
यात्रा के साधन, महत्व एवं आवश्यकता के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे। फिर आपका आता है क्या, चीजें हम जो कैसे बनाते हैं, यानी चीजों का उपयोग, चीजों का, वस्तुओं का निर्माण, निर्माण तथा उपयोग, उपयोग एवं महत्व के बारे में इसमें हम लोग जानते हैं। तो ये सारे आपका जो है बायोमेट्रिक नहीं होता है, बायोमेट्रिक नहीं होता है। आप परेशान क्यों होते हैं बाबू, अरे नहीं हो जाएगा तो चल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में दिक्कत नहीं होता है, पैसा लेगा लेकिन आपसे, ये बातें जान लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर लगता है कि सर कोर्स ले लिए 500 का, तो बड़ी दिक्कत है। प्राइवेट कॉलेज में आपका 10-10 हज़ार रुपया ले लेता है। आप देख रहे हैं कि आपको 400-500 रुपये में कितना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी टीम है, लाइट है, मैनेजमेंट है, ऐप वाले पैसे हैं, जीएसटी करते हैं, बहुत सारा, इसमें बहुत सारा काम है, क्या कर सकते हैं। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप आपको बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, हमने नोट डाउन किया है। आपने जितना सवाल पूछा था ना, उन सारे सवालों के ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्दी उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अपलोड भी कर दिया जाएगा, बस कुछ समय और दे दीजिए, समझ गए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका पेपर है, इसी पॉइंट के साथ ये जो आपका पेपर है मेरे प्यारे बच्चे, पेपर हम बात कर ले आपका F10, ये जो आपका पेपर आपका F10 है, ये आपका इसका यूनिट 1, इसका मेरे प्यारे बच्चे यूनिट 1 क्या हो रहा है, तो इसका यूनिट 1 मेरे प्यारे बच्चे आपका इंड हो रहा है, और बेहतर तरीके से आपको इंड किया गया है और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है। कल के क्लास में, यानी कि जब हम कल आएंगे, तो कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चे, कल हम लोग शुरू करेंगे आपका F11 यानी F11 कहने का मतलब है कि कल हम लोग जो है कला समेकित शिक्षा के बारे में जानेंगे। कला समेकित, कला जो है मेरे प्यारे बच्चे, समेकित जो है मेरे प्यारे बच्चे शिक्षा के बारे में, कला समेकित शिक्षा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कल के क्लास में आपका पेपर F11 की शुरुआत होगी, और उसके बाद हम अगले दिन जब हम इस पेपर को खत्म कर लेंगे, उसके बाद लास्ट पेपर यानी पेपर आपका F12, जिसमें कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिरकार हमारे जीवन में कंप्यूटर का महत्व क्या है, कंप्यूटर का उपकरण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम सभी लोग इसके बारे में जानेंगे। और इसका पीडीएफ मैं आज ही आपको अपलोड करवा दूंगा। इसका पीडीएफ हम आपको 10 से 15 मिनट में अपलोड करवा देंगे, अभी कुछ समय में आपका इसका पीडीएफ चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक काम आप लोगों को ये देता हूं कि आप लोग अपने मित्र को बोलिए सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से मिलकर एक अच्छी रणनीति के साथ जो है पढ़ाई करें और बेहतर आगे आप जो है शिक्षक बनने के सपना को साकार करें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।